परिवार एक मॉडर्न ख्यालातों वाला परिवार था, जहाँ पहले भी लव मैरिजेस हो चुकी थी। तो वैभव को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से कौन मना करता। पर अपने बड़ों की इज्जत रखते हुए वैभव अपने माँ बाप से इस बात की इजाजत लेना चाहता था। एक रोज जब सभी चाय पीने बैठे हुए थे, वैभव अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो ना बेटा, पैसा चाहिए क्या? नहीं मम्मी, वो मुझे ना एक लड़की बहुत पसंद है। हम पिछले 5 सालों से दोस्त हैं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये हुई ना बात, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सरिता जी। अच्छा हुआ बेटा तूने लड़की देख रखी है, वरना इस उम्र में मुझसे भागा दौड़ी नहीं हो पाती। फिर क्या था, वैभव का रिश्ता उसकी गर्लफ्रेंड रमा से तय हो जाता है। उसके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। दिन गुजरते समय नहीं लगता और शादी का वो दिन भी आ जाता है। शादी के मंडप में रमा वैभव के बगल में बैठी हुई थी। और कितनी देर वैभव? भूख से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं यहीं उल्टी कर दूंगी। गॉड, रमा, मैं तो भूल ही गया था कि भूखे रहने से तुम्हारे सर में दर्द होता है। अब मैं क्या करूं? अब पंडित जी, जरा जल्दी मंत्र पढ़िए ना। देखो देखो सरिता, अपने बेटे को पहले कितना शर्मीला बनता था और अब शादी की इतनी जल्दी है कि पंडित जी को ही जल्दी मंत्र पढ़ने को कह रहा है। अरे वैभव, अब रमा तुम्हारी हो गई है, कोई उसे तुमसे छीन कर नहीं ले जाने वाला। बिल्कुल वैभव, अब शादी के फेरों में टाइम तो लगेगा ही। जहाँ इतनी देर इंतजार किया है, कुछ घंटे और सही। और फिर क्या, फेरे तो अपने ही वक्त से शुरू होते हैं। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा। जैसे जैसे फेरे बढ़ते जा रहे थे, रमा की सर का दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। और जैसे ही 7वां फेरा खत्म होता है, रमा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। हर तरफ भागा दौड़ी मच जाती है। आखिरकार होने वाली दुल्हन बेहोश हो गई थी। सभी भागकर उसके चेहरे पर पानी डालकर उसे होश में लाते हैं। पंडित जी, अब 2 मिनट में सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म खत्म कीजिए, या फिर मैं उसे ऐसे ही सिंदूर और मंगलसूत्र पहना देता हूँ, फिर जाकर रमा कुछ खा पाएगी। हाँ हाँ पंडित जी, लगता है बच्ची का ब्लड प्रेशर लो हो गया है। 2 मिनट के अंदर अंदर सारी बची हुई रस्में पूरी की जाती है और वैभव फौरन रमा को खाना खिलाता है। दोनों दुल्हा दुल्हन अपने घर की चौखट पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी हो जाती है। एक बार ये सर का दर्द मुझे चढ़ जाता है ना, फिर रुकता ही नहीं। और तुम्हें तो कोई दवाई भी सूट नहीं करती। हे भगवान, तुम्हारी तबीयत कहीं ज्यादा बिगड़ ना जाए। एक हाथ से अपना सर पकड़े रमा सारी रस्में पूरी करती जाती है। चलो बहू, अब इस कलश को मैं नीचे रखती हूँ, इसे लात मारकर इस घर में प्रवेश करो। सरिता कलश रखने के लिए नीचे झुकती है। सर दर्द के कारण रमा का ध्यान तो वहां था ही नहीं। वो ये भी नहीं देखती कि उसकी सास नीचे ही बैठी हुई है। वो सीधा हवा में लात चला देती है और उसकी लात कलश को ना लगकर वहीं बैठी उसकी सास की ठोडी पर धड़ से लग जाती है। अरे राम रे, बहू ने तो आते ही सरिता के मुंह पर तमाचा मार दिया। क्या सरला भाभी, आप भी कुछ भी बोलती है। तमाचा कहाँ मारा है? बहू ने लात मारी है बस। रमा, ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? आई एम सॉरी मम्मी। उफ, मेरा सर। तुम मम्मी का ध्यान रखो वैभव, मैं कमरे में सोने जा रही हूँ। और कुछ इस तरह रमा अपने ससुराल वालों के सामने इंट्रोड्यूस होती है। किसी तरह वैभव अपनी माँ की ठोडी पर मलहम लगाकर उन्हें ठीक करता है। अगली सुबह रमा समय से उठकर साड़ी पहनकर सभी के सामने आती है। तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी क्या बेटा? कैसी हो अब? हाँ पापा, कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम, बट नींद हो गई ना, नाउ आई एम गुड। मैं जाकर रसोई की तैयारी करती हूँ। आफ्टर ऑल आज मेरी पहली रसोई है। क्यों, है ना वैभव? हाँ बट जरा ध्यान से। हाँ रमा। बड़े जोश के साथ रमा किचन में जाती है। भाग भाग कर सब्जियों को धोती है, काटती है। टाइम तो लग ही जाता है भाई काम करने में। खैर, सब तो हो ही गया है, बस आटा गूंथ लेती हूँ। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, जिसे देखकर सभी कल जो हुआ था उसे भूलने लगे थे। और ये क्या था? जैसे ही रमा आटा गूंथ शुरू करती है, उसकी कलाई में मोच आ जाती है।
रमा की आवाज सुनकर सभी रसोई में भागते हुए आते हैं। मुझे लगा ही था तुम फिर कुछ ना कुछ कर लोगी खुद को। अब चलो मैं तुम्हारे हाथ में क्रैप बैंडेज बांध देता हूँ। हाँ बहू तू जा आराम कर। तूने जो सब्जी काटी है ना, हम उसे ही तेरी पहली रसोई मानकर टेस्ट कर लेंगे। ये क्या बात हुई सरिता? ये कैसी बहू लेकर आई है तू? कल तेरी ठुड्डी तोड़ दी, आज खुद की कलाई मोड़ ली। लगता है पहले मुक्केबाज थी। मैं तो शादी की बची हुई सब्जी और पुड़िया खाऊंगा। मुझे ये गर्मा गर्म खाने की बुरी आदत नहीं है। आप अपना देख लीजिए। बेचारी सरिता अपनी बहू के आने के बाद भी फिर से रसोई में जाकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद रमा वापस से अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। रमा लेट हो रहा है, तुम पहले खाना खा लो वरना फिर से तुम्हारा सर दर्द शुरू ना हो जाए। सरिता अपनी खाने की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखकर पानी लेने अंदर जाती है और वैभव इसी प्लेट से रमा को खाना खिला देता है। और ये सब देखकर सोहन लाल जी हंसते ही जाते हैं। कुछ दिन तो सरिता सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, पर 1 महीने बाद जब उससे सहा नहीं जाता तो वो दिन भर अपनी बहनों को फोन लगाकर अपनी बहू की चुगलियां करती रहती। अरे क्या बताओ मंजू, आजकल की बहुओं का क्या है, जरा सा आटा गूंद लिया तो हाथ में मोच आ गई। खाना वक्त पर ना खाओ तो सर में दर्द हो जाता है। हम तो मानो भेड़ बकरी है ना, इस तरह हमने अपना शरीर पोसा होता फिर तो चल जाता संसार। ये सब रमा सुन लेती है और उसे बड़ा दुख होता है। वो सीधा झाड़ू उठाकर हॉल में जाती है और झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। वो जैसे ही सोफे के नीचे झाड़ू घुमाती है उसकी पीठ में मोच आ जाती है और रमा वैसी की वैसी ही खड़ी रह जाती है। अरे सरिता, इस छुई मुई से क्यों काम करवाने लगी? देख इसे क्या हो गया है। अगर इसे कुछ हो गया तो वैभव को कौन संभालेगा? बेचारी रमा जब भी कुछ करने जाती उसे कुछ ना कुछ हो जाता। ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं करना चाहती थी, तो उसके साथ क्या हो रहा था ये तो आप सब देख ही सकते हैं। इसी तरह एक दिन विमला सरिता के घर आती है। और सरिता बहू कैसी है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? पिछली बार जब बात हुई थी तो शायद उसकी कलाई में मोच आई हुई थी। मेरी बहू ना कभी ठीक नहीं रहती विमला, बस ज्यादा बीमार या कम बीमार रहती है। आपको लग रहा होगा कि हर कहानी की तरह इस कहानी में भी बहू कुछ अच्छा करेगी और सभी के सामने एक अच्छी बहू साबित हो जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला था। यहाँ तो रमा की दोस्ती अपने ससुर जी से हो गई थी। जो ताने रमा को सुनने पड़ते वो सोहन लाल की हंसमुख बातों से रमा भूल जाया करती। पर सारे काम का बोझ खुद पर आ जाने के कारण सरिता बड़ी चिड़ी चिड़ी से रहने लगी थी। एक रात सभी के साथ रमा भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। एक रोटी मांग लूं क्या? पर मम्मी से काम करवाना ठीक भी तो नहीं लगता वैभव। तभी वहां गुस्से में सरिता आकर कहती है, जिसे देखो फरमाइशी करता रहता है, अरे मुझसे नहीं होता अब काम। मैं भी वही कह रही थी मम्मी जी, एक कुक रख लेते हैं या मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कब तक आप काम करेंगी? अरे ना बाबा ना, तू नहीं। और ये कुक एक बार खाना बनाकर रख देती है, फिर दिन भर उसे गर्म करके खाना पड़ता है। वैभव को ऐसे गर्म किए हुए खाना खाने की आदत नहीं है। मम्मी तुम कुक रखना नहीं चाहती, रमा से काम हो नहीं पाएगा और अकेले तुम कब तक काम करोगी? छोड़ो तुम बैठो, अब रसोई मैं संभालूंगा। हाँ आपने सही सुना, वैभव कोई मजाक नहीं कर रहा था। उससे रमा का दर्द देखा नहीं जाता था और माँ के प्रति भी उसके कुछ फर्ज थे। इसलिए वैभव घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ही ले लेता है और अपने ऑफिस के आधे काम को रमा पर सौंप देता है। रमा उसके ऑफिस का काम कर दिया करती और वो घर का काम कर लिया करता। वैभव की जिंदगी की कहानी बाकी शादीशुदा जोड़ों से जरा अलग निकली, पर निकली मजेदार। और वो भी क्यों ना, आखिरकार रमा को पसंद भी तो उसी ने किया था।